नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द फाउंडर स्टोरी। आज के हमारे मेहमान हैं धोबी लाइट के संस्थापक श्री निशांत त्रिपाठी जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो 12 साल लंबी आपकी जो ये एंटरप्रेन्योरियल यात्रा है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड रखता था। IIT BHU से पढ़ने के बाद में मैं गुड़गांव में था, फिर नोएडा में जॉब कर रहा था। एक एज होती है कि कुछ करना है, तो उसके लिए कई चीज़ें देखता था कि और ऐसे साथ में करना है जिसको कि हम बड़ा कर सकते हैं कि पैन इंडिया आप बाहर देश से बाहर भी ले जा सकें। तो उस टाइम पे कंपनीज़ थी जो कि अपने अपने स्पेस में कुछ कर रही थी, खाने के, ओला हो गई, जोमेटो, इस तरीके से। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आती थी, कौन सी ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अभी हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। तो एक आता था कि जिम में मुझे लगता था स्कोप है, आज भी लगता है, और एक दूसरा लॉन्ड्री में। उस टाइम में कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, लगा कि लॉन्ड्री में शुरुआत में कम पैसे लगेंगे क्योंकि हम अपने ही इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट मैंने उठाई हो। सो मैंने अपनी सेविंग के साथ में, ठीक ठाक सेविंग थी, तो उसी में मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट करी। उसके बाद तो फिर लंबी कहानी है, चीज़ें जैसे जैसे होती गई वैसे करते गए। तो अभी 12 साल की बात करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट इस तरीके से किया। इसके बाद जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन क्या रहा, क्योंकि एक कंपनी को बनाना, उसको स्थापित करना, उसको चलाना और निरंतर आगे बढ़ते रहना, उसके पीछे यदि आपके पास कोई आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए कोई व्यक्तित्व, कोई विचार या कोई किताबें हों तो आप उनके बारे में, मतलब बेसिकली मोटिवेशन आपका क्या रहा, उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, तो इसके पीछे मैं कहूँगा जो स्टार्ट करने का जो कहूँगा कि जो पहला पुश होता है वो आचार्य प्रशांत हैं। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था कि कुछ करके देखो, ठीक, अगर मन में है कोई चीज़ तो ट्राई करके देखो। उसके बाद मुझे सपोर्ट मिला, घर से सपोर्ट मिला, मुझे मेरी वाइफ से सपोर्ट मिला कि नहीं, तुम जो कर रहे हो। क्योंकि देखिए, कई आदमी, जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं तो बहुत सवाल अपने आप पे भी उठते हैं। कई बार आप कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि हम कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। क्योंकि आप एक हाई पेइंग कंफर्टेबल जॉब से आते हैं जिसमें आपको बहुत टाइम मिल रहा होता है, एफर्ट, और अगर आप रिवॉर्ड का अगर रेशियो देखें तो बहुत अच्छा होता है। तो वो शुरुआत में बिल्कुल पलट जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सपोर्ट मिला तो आगे बढ़े। उसके बाद चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, दिखने लगता है। वो रास्ता जो आसान होता है, वो शुरुआत का जो रास्ता होता है वो थोड़ा। बात करेंगे सर, हर कंपनी का एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। तो धोबी लाइट के बारे में, धोबी लाइट की जब हम बात करते हैं तो उसके USP के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं और कैसे इसको डेवलप करते हैं? जी बिल्कुल। तो देखिए, आज के टाइम पे कस्टमर को क्या चाहिए, लॉन्ड्री स्पेस की बात करूँ मैं तो कस्टमर देख रहा होता है, उसे क्वालिटी चाहिए। हाथ कपड़े महंगे हो चुके हैं, आप किसी मतलब कम से कम में भी जाएंगे तो भी महंगे कपड़े हैं, महंगे में चले जाएंगे तो बहुत महंगे कपड़े हैं, ठीक है। तो कपड़े महंगे हो चुके हैं, उनको ऐसा कोई चाहिए जो उन्हें अच्छे से हैंडल कर सके। हाइजीनिक होना चाहिए ऑब्वियसली, कन्वीनियंस होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कन्वीनियंस का। और फिर आता है रेट, ऑब्वियसली रेट भी होता है एक फैक्टर। और जो मैंने रीज़न बताए हैं वो उसी ऑर्डर में है। तो हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डोर स्टेप सर्विसेज दे रहे हैं, स्मॉल टिकट साइज़ भी है तो भी डोर स्टेप दे रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल में जनरली बड़े जब ऑर्डर्स होते थे तभी मिलता था। पिकअप मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, टर्न अराउंड आपको 2 से 3 दिन में आपको कपड़ा आपका वॉश होके क्वालिटी आपको एकदम टॉप नॉच मिलेगी, ठीक है। और वेरी रीज़नेबल रेट्स में, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर वैल्यूड, लेकिन वेरी रीज़नेबल रेट्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर, आपने रीज़नेबल रेट्स की बात कही है और दूसरी तरफ आप क्वालिटी पर भी फोकस करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्वालिटी विद रीज़नेबल रेट्स, ये समन्वय आप कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, अभी भी जो मैं रेट बोल रहा हूँ और सब चीज़, इसके बाद भी एबिटा हमारा बहुत हाई है,
ठीक है, तो कहने का ये मतलब है मार्जिन हमेशा से था इसमें, क्योंकि जब अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होती है तो जो लोग थोड़ा सा काम करके अपना बस ये चाहते हैं कि हमारा डेली रूटीन का काम चल जाए जी। तो वो उसको हम थोड़ा सा जब उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इनिशियली एफर्ट लगता है, बट आप जब लेकिन एक वॉल्यूम पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा रिटर्न है जी। इसकी। जो वैल्यू है आज, जो अगर हम कहीं पे जाके कोई 70 रुपीज़ kg कुछ हम चार्ज कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग हमारे चार्जेस होते हैं, डिपेंड करता है कि मैन पावर कॉस्ट क्या है, रेंटल कॉस्ट क्या है, बहुत सी चीज़ें। तो उसके बाद भी मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं। तो मैं इसमें बात करूं कि जो हमारा इसमें जो केमिकल कॉस्ट है ये सब इतनी हाई नहीं होती हैं, तब भी लोग बचाते हैं उसको। आप अच्छे केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, कहने को एक्सपेंसिव होंगे लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट जो आप ले रहे हैं इट इज़ वेरी लो। तो इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, नियत होनी चाहिए। ओके सर। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि धोबी लाइट एक ऐप बेस्ड मॉडल है, ऐसे में आपकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों से साझा करें कि कैसे वो उनको हेल्प करती है, ईजी करती है, क्योंकि आपका मिशन ही है मेकिंग लॉन्ड्री ईजियर। उसमें हम लोग एक्चुअली इनिशियली ओनली ऐप बेस्ड थे जी। तो हमारा एक नंबर होता था, IVR नंबर होता था, जिसमें कस्टमर या तो कॉल कर सकता था एक्चुअली, या एप्लीकेशन पे ऑर्डर डाल सकता था। तो आइडिया ये था कि जैसे फ़ोन पे आज आदत क्या होती है कि मेरे घर पे आ जाना। देखिए, दिस इज़ समथिंग रूटीन चीज़ है, मतलब आप किसी से अगर खाना खा रहे हैं तो शायद आप डेली एक ही रेस्टोरेंट में ना खाएं जी। आप चेंज करें, कभी चाइनीज़ खाएं, कुछ नहीं, लेकिन कपड़े में ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक क्वालिटी मिल रही तो आप उसी से स्टिक करेंगे। जी। तो जनरली क्या होता है, आप फ़ोन करते हैं कि ट्रेडिशनल रूट में कि आप फ़ोन करते हैं मेरे कपड़े लेने के लिए आ जाना। जी। तो मैंने उस चीज़ को एक्चुअली 2017 में जब हमने लॉन्च किया था तब से ये स्टार्ट है कि हमारी एप्लीकेशन में हम कहते हैं इट्स अ 3 टैप प्रोसेस, कि आप डेट टाइम सेलेक्ट करिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपको पहले जनरली एक ट्रेंड चलता था कि बताइए अच्छा आपको ड्राई क्लीन देना है, ये देना है, आपको कितने कपड़े देने हैं, सब कुछ नहीं। आप ऑर्डर बुक करिए, हम आएंगे आपके पास में, जो भी चीज़ें होंगी हम आपके पास से ले जाएंगे, चाहे वो शूज़ हो, कर्टन्स हो, लॉन्ड्री हो, ड्राई क्लीन हो, कोई भी चीज़ हो, हम आपके पास से आके ले जाएंगे। तो फिर इसका प्राइसिंग कैसे होता है, मतलब जब आप कलेक्ट करते हैं डोर स्टेप से तभी ऐप पर ही प्राइसिंग शो होता है? जी, बिल्कुल। और एल्स की बाद में आप लोग कैलकुलेट करके कस्टमर को बताते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। जो हमारा पिकअप करने एजेंट जाता है, दे आर नॉट, क्योंकि उनको कपड़े का हो सकता है इतनी नॉलेज ना हो, ये सारी चीज़ें चेक करना है, सब चीज़ें, तो वो अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी वो डाल देते हैं कि ये कपड़ा है। जी। उसका एक एस्टिमेट कस्टमर के पास चला जाता है। ओके सर। यहाँ पे आके जो हमारा मैनेजर होता है, जो कि अच्छे से ट्रेंड होता है हर चीज़ के लिए, स्पॉट्स क्या हैं सब कुछ, वो उसको देख के, हो सकता है कस्टमर ने लॉन्ड्री में दिया, उसने ध्यान ना दिया हो मेरे इसमें स्पॉट है, जी। तो लॉन्ड्री में स्पॉटिंग नहीं होगी क्योंकि, तो वो कॉल करके कहेगा आप इसको ड्राई क्लीन में करा लीजिए। तो वो सारी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, तब एक्चुअल इनवॉइस जनरेट होती है और कस्टमर के पास मैसेज पे और मेल पे चली जाती है। जी सर। सर, इसके बाद बात करना चाहेंगे फ्रेंचाइज मॉडल की। तो धोबी लाइट के जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक्चुअली इसका जो फ्रेंचाइज मॉडल है ये निकल के ही यहाँ से आया था। हमने पहले आइडिया नहीं था कि हम ऐसे फ्रेंचाइजेस पे जाएंगे, पर पहले हमने जब एप्लीकेशन के थ्रू चीज़ें करनी शुरू करी, जी सर, और इट्स नॉट जस्ट ऑन द कस्टमर फ्रंट, हमारा भी पूरा जो मैनेजमेंट था वो भी हमारी इंटरनल एप्लीकेशंस हैं, मतलब बीट वॉशरमैन, बीट प्रेसमैन, रनर्स, मैनेजर, सबकी अपने पास एप्लीकेशन है। तो वी आर टोटली पेपरलेस, ठीक है। वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमको कोई मैनुअल एंट्री नहीं करनी होती है, तो जो भी ऑर्डर का फ्लो होता है वो हम उसी से मेंटेन करते थे। तो जब वो हम धीरे धीरे, मतलब एक ये विजन था कि ऐसा करना चाहिए कायदे से, ठीक है, तो जब वो हम इम्प्लीमेंट करने लगे, हम पहुंचने लगे, हमें वो फ़ायदा दिखने लगा कि अब ईज़ ऑफ ऑपरेशन हम अचीव कर रहे हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना होता है हमको। तब ये आया कि चलो ठीक है, इसको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं। अभी भी फ्रेंचाइज रोल में नहीं आई, हम खुद ही करते हैं। तो हमने फिर जैसे कि दिल्ली, हम फिर पहले नोएडा में ऑपरेट करते थे, तो
हमने गुड़गांव में प्लांट डाला, वहाँ पे हमने ऑपरेशन शुरू करे, दिल्ली में ऑपरेशन शुरू करे, और वहाँ पे मैनेजर पूरा देख रहा है, ठीक है। अब ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मैनेजर विथ लिटिल ओवरसाइट हमारी जो है उससे वो काम कर पा रहा है। तब ये आया कि इसे मल्टीप्लाई करना ईजी है। नाउ दिस इज़ अ मॉडल दैट वी कैन सेल, कि हमने आपको बना के चीज़ें दे दी हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी जगह पे, आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तब फ्रेंचाइजी मॉडल आया। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसके कई फ्लेवर्स हैं एक्चुअली हमारे इसमें, हम हब स्पोक पे करते हैं। टीयर वन या मेट्रो सिटीज़ जो हैं, हब स्पोक मतलब एक सेंट्रलाइज फैक्ट्री होती है और बाकी हमारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं जो पिकअप डिलीवरी करते हैं। और जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम फिर स्पेशलाइजेशन रख सकते हैं, साड़ी के लिए स्पेशल मशीन हो गई, साड़ी रोलिंग, स्पॉटिंग की अलग मशीन हो गई, ये बहुत सी मशीनें हो जाती हैं छोटी करके। लेकिन एक छोटी जगह है जहाँ पे कि एक ही आउटलेट की वो है, तो वहाँ पे हम लाइव मॉडल के साथ जाते हैं। तो फिर ये वेरिएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमने एक्सपीरियंस गेन किया कि फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या चीज़ वहाँ बेस्ट काम करेगी, तो वो हम उसे चेंज करते गए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो ये सेक्टर है, इसका जो CAGR है वो 4.96% की दर से ये सेक्टर वृद्धि कर रहा है। ऐसे में टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भारत में आप क्या स्कोप देखते हैं? इसके संदर्भ में आपसे जानकारी चाहेंगे। तो हमने ठीक बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस टियर 1 पे रहता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिसर्च बेस पे मैंने ये चीज़ निकाली थी, ये हमें खुद रियलाइज़ हुआ। हमें जैसे डिमांड आई जब वहाँ से कि हम यहाँ पे ये चीज़ लेके आना चाहते हैं, हमने किया, तो जो रिस्पांस मिला हमको, कस्टमर की तरफ से रिस्पांस मिला, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए मार्जिन बहुत होता है, तो हम रेट के साथ बहुत वेरी कर सकते हैं। तो हम जिस सिटी में भी जा रहे हैं, हम उसके हिसाब से वहाँ का रेट हम रख सकते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम थी नहीं, और जिसके चलते कस्टमर, वहाँ के कस्टमर बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते थे हमारी सर्विसेज को, क्योंकि वो कहीं ऐसा नहीं है। देखिए कपड़े जो हैं, सारे ब्रांड्स हैं, ये सब पहुँच चुके हैं, हर छोटी से छोटी जगह पहुँच चुके हैं। मिंत्रा, थैंक्स टू मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब लोग हर जगह पहुँच रहे हैं। पहुँच तो गए, अब वो उसे प्रोसेस भी कराना चाहते हैं। शूज़ पहुँच तो गए, वाइट स्नीकर पहुँच तो गया, अब वो वाइट कैसे रहे? सही बात है, मेंटेन कैसे होगा? तो उसके लिए फिर हम पहुँच गए, सो दे आर हैप्पी। सर, इसके बाद बात करेंगे, 2 टर्म्स हैं मेरे पास, एक है कन्वेंशनल ड्राई क्लीनिंग और दूसरा है ऑर्गेनिक ड्राई क्लीनिंग। तो एक तो इसमें आप अंतर स्पष्ट कर दें, और दूसरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। जी बिल्कुल, और आप थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक पे पहुंच गए हैं, मैं आपको बोलूँगा। क्योंकि देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा पहले पीछे से जाता हूँ। पहले बिल्कुल पीछे से अगर आप जाएंगे तो आप देखते होंगे, जो दिमाग में आता है, आप जो ट्रेडिशनल वॉशिंग होती थी कि आप देख रहे हैं कि नदी के किनारे वॉश हो रहा है, या इस तरीके से हो गया, जिसको कि आप आज कहते नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है प्रोसेसिंग, लेकिन वो अभी भी जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो जनरली सोडा और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, और या फिर अगर कुछ पेट्रोल वगैरह भी हो रहे हैं तो वो हाथ से ही हो रहे हैं, वो किसी मशीन वगैरह, बहुत स्पेशलाइज्ड मशीन से नहीं हो रहे हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, हम फिर पर्क मशीन आई हैं जिनके लिए कि ये हो गया कि कई कंट्रीज़ में बैन भी हो चुकी हैं कि उससे कैंसर होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन मशीन आई है। भारत में क्या स्टेटस है इसका? नहीं, अभी बैन नहीं हुई है। अच्छा, बैन नहीं हुई है, तो पर हम लोग पर्क यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। पर्क जनरली ज़्यादातर ड्राई क्लीनर्स यूज़ करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। उसका रीज़न है कि उसमें क्लीनिंग अच्छी मिलती है। अच्छा, लेकिन वो यूरोप में काफ़ी जगह बैन हो चुकी है, बहुत जल्दी और जगह भी, इंडिया में भी बैन होगी। उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है, जो पर्क बच जाता है उसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है। तो हम उन चीज़ों में नहीं करते जो को कि हम मल्टीप्लाई ना कर सकें आगे चल के, हम आगे प्रोपोगेट ना कर सकें। फिर हाइड्रोकार्बन एक ऑप्शन आता है हाइड्रोकार्बन में, पर उसमें क्लीनिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, बट हाँ, लेकिन कुछ कपड़ों के लिए हाइड्रोकार्बन मशीन बहुत अच्छी है, हम लोग उसे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला आता है एक्चुअली वाटर बेस्ड क्लीनिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे वापस पानी में पहुंच गए, जी बिल्कुल, ठीक है। तो लेकिन अब
टेक्नोलॉजी के मतलब जो मशीन्स की मदद से और केमिकल की मदद से, तो इसके केमिकल साथ में अलग हैं, इनका प्रोसेस अलग है, ठीक है। उनकी मदद से आप आज महंगे से महंगे कपड़े को आप वाटर बेस्ड क्लीन, अब पानी तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, ठीक है। अगर वही पानी आपके कपड़े को नुकसान ना पहुंचाए और साफ़ कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट देखिए ऐसा नहीं है कि वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल वाला हिसाब है नहीं, ठीक है। सो वी हैव टू कीप कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वाटर बेस्ड, ठीक है, दिस क्लीनिंग एंड पेट्रोल बेस्ड, तो इसका हम मिक्स करके फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सर जैसा कि हम जानते हैं कि पानी की क्वालिटी भी मैटर करती है ड्राई क्लीनिंग बिजनेस में या लॉन्ड्री बिजनेस में, तो पानी की क्वालिटी इम्पैक्ट कैसे करती है आपकी प्रोसेसेस को और फाइनल आउटकम को, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। और विशेषकर तब जब हम नोएडा में इस पर चर्चा कर रहे हैं और नोएडा का भी पानी खराब है। तो ठीक है, थैंकफुल हमने नोएडा से स्टार्ट किया तो हमें ये लर्निंग बहुत पहले ही आ गई थी, हमें बाद में इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और साथ में हमें ये भी देखना होता है कि हमें ऐसा प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है कि जिसमें पानी कम से कम लगे, क्योंकि देखिए आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद की बात करें हम, तो इट इज़ नॉट एन ईज़ी रिसोर्स की जो हमें मिल जाएगा। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट पार्ट। तो हम जो पानी हमको जो मिलता है उसके हिसाब से दो चीज़ें, आप कुछ प्लांट भी लगा सकते हैं कि सॉफ्टनर प्लांट हो गया आपका, आप जैसे कि आप ट्रीट कर सकते हैं। कुछ फ़िल्टर्स वगैरह भी हैं, नोएडा में हमें यूज़ करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक जैसा आपने कहा। अदरवाइज़ होता क्या है कि हमको फिर डोजें मतलब केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें पानी की भी ज़्यादा खपत करनी होती है। तो पानी अगर अच्छा होता है तो हमारे केमिकल्स की खपत कम होती है और पानी की भी खपत कम होती है। इसके बाद सर मैं जानना चाहूँगा कि कुछ आप टिप्स एंड ट्रिक्स दे दें हमारे दर्शकों को, जो कॉमन लॉन्ड्री मिस्टेक्स लोग घरों पर करते हैं, उनसे वो कैसे बच सकते हैं। पता सबको होता है, मैं लेकिन रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो मैं देखता हूँ लोग, क्योंकि देखिए ये मुमकिन नहीं हो पाता है घर में कि, मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बताता हूँ। या हमारे यहाँ पे जब कपड़ा कोई आता है तो उनको हम अलग अलग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गारमेंट एंड कलर ऑफ गारमेंट अलग अलग लॉट्स में बांटते हैं। तो 8-10 लॉट टाइप के लॉट बनना बहुत कॉमन है। तो आप समझिए, मान लीजिए आपके घर से 30 कपड़े आ रहे हैं तो वो उन 10 लॉट में जाएंगे। पर अगर यही आप 30 कपड़े घर में कर रहे हैं तो आप 3-3 कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, से कहेंगे आप हाथ से धो लें, बेहतर है। और बहुत मुमकिन है कि उन 50 कपड़ों में जब हमारे यहाँ पे वॉश हो तो हम 10 कपड़े हैंड वॉश कर रहे हो, क्योंकि वो इस तरीके से हों कि उनको एकदम इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। तो यही चीज़ आपको घर पे करनी होती है, लेकिन ये करना मुश्किल हो जाता है, पहली चीज़ है इसमें। और दूसरी चीज़ जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग घर पे करते हैं, ओवर डोजिंग। ये सोच के कि मुझे ज़्यादा साफ़ करना है, मेरा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो केमिकल जो भी डिटर्जेंट है वो ज़्यादा डालते हैं। ये गलती कर देते हैं, जिसके कारण केमिकल एक्चुअली सबसे पहले किस पे अटैक करता है, गंदगी पे। जब उसे गंदगी नहीं मिलती है तो किस पे अटैक करता है, कपड़े पे, तो कपड़ा ख़राब होता है। जी सर। इसके बाद सर जानना चाहेंगे कि लेदर गुड्स जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ड्री बिजनेस का, उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है, उसके संदर्भ में अगर आप कुछ साझा करना चाहें, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स। जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, जो ख़राब होते हैं लेदर, जो भी आर्टिकल आते हैं, वो होता है ह्यूमिडिटी। तो होता क्या है कि जहाँ पे भी रखा गया है, मान लीजिए वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, या एक गलती कर देते हैं कि उसको हम पैक्ड ही रख देंगे, ठीक है, और उसके अंदर कैसे भी थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर अगर छूट गया है तो उसने वो फंगस आनी है और वो उस मटेरियल को ख़राब कर देगा। आपका एकदम ही प्योर लेदर है तो फिर भी बच जाएगा, लेदराइट है या इस तरह के कुछ भी है तो उसका वो पूरा कवर जो उसके ऊपर की वो निकल जानी है, ख़राब हो जानी है, और उसका फिर वो रिस्टोरेशन बहुत महंगा हो जाता है। कुछ ही लोग जाते हैं, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन चीज़ है जो करते हैं, गलती होती है, अदरवाइज़ तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है।
सर अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स दो प्रमुख चैलेंज आपके इंडस्ट्री में सामने आते हैं। ऐसे में इनसे आप कैसे डील कर रहे हैं और कैसे इनसे उपजी हुई प्रॉब्लम्स को आप हैंडल करते हैं? ऑपरेशन इंटेंसिव जहाँ पे भी होता है वहाँ पे ऑब्वियसली ये पेन पॉइंट, और मेरा मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई पेन होगा नहीं तो अब सॉल्व क्या करोगे? ठीक है, अब तक बहुत सी धोबी लाइट अब तक बन चुकी होती हैं। अगर ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्राई नहीं किया है, और नहीं, और भी बहुत सी होंगे जिन्होंने ट्राई नहीं किया होगा, पर क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई हैं, इस तरीके की और कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी तक धोबी लाइट नहीं खड़ा हुआ था, आज धोबी लाइट खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ तो हमेशा रहती है। किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं? देखिए, मैं आपको चैलेंजेस उनके मतलब ऐसा नहीं है कि इज इट बिकॉज ऑफ द स्टाफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको बेसिक चीज़ है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है कि हम कपड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टेस्ट कर लें, एक टाइप का कपड़ा है, उसको अगर हमने एक लॉट टेस्ट कर लिया बाकी सब भी सही होगा। आप कस्टमर का कपड़ा ले रहे हैं, आपको नहीं पता होता कि कस्टमर ने कहाँ से कब कितना पुराना कहाँ से कैसे रखा हुआ था, कहाँ धुल चुका है, वो कस्टमर का कपड़ा है। इतने वैरायटी ऑफ क्लोथ्स होते हैं, आपको उनको करके देना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे है, प्रोसेस करके देना है। फिर इसके बाद जो लेने जा रहा है, जैसे आपने पूछा कि रनर इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैनेजर करता है। ये मैंने अभी आपको एक थंब रूल दे दिया, ऐसा होगा, बट ये ऐसा डे 1 पे जब मैंने किया था तब नहीं हुआ था। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत धक्के खाए थे, बहुत चीज़ें सुनी थी, फिर समझ में आया कि इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट फिट क्या है। तो प्रॉब्लम उनके साथ में नहीं थी, मतलब इट इज़ वेरी इजी टू स्कोल्ड अ रनर कि तुमने देख के क्यों नहीं लाए। जब एक रनर पिकअप कर रहा होता है तो कई बार वो रोड साइड भी पिकअप करता है, कस्टमर आके दे देता है, वो कैसे चेक करेगा? जहाँ चेक कर रहा है वहाँ लाइट नहीं है ढंग की, वो कैसे चेक करेगा? कस्टमर ने गेट खोला, एक पैकेट दे दिया, उसने बंद कर लिया, वो कैसे चेक करेगा? सो दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट दे फेस। तो उनका हमने सॉल्यूशन दिया। अब जब उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, वो काम करते हैं जस्ट लाइक एनी अदर ऑपरेशन ओरिएंटेड कंपनी में जो प्रॉब्लम आती है, फिर वो प्रॉब्लम यहाँ रह जाती है। आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो लॉन्ड्री विल बी टफर फॉर देम। चूँकि आपने कंपनी 2013 में शुरू की थी, और थोड़ा पहले 2011 में, माफ़ करें 2011 में, और 2011 से अब के बीच में एक प्रमुख जो घटना हुई है वो कोविड महामारी की घटना हुई है। तो कोविड ने कैसे इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा अब दोबारा से मैं उसी पे आता हूँ अपनी जर्नी पे। तो मेरे 2011 से लेके 2015 तक तो प्योर एक्सपेरिमेंट था। मैं बहुत सी चीज़ें लॉन्ड्री स्पेस में ट्राई कर रहा था। एक्चुअली जो धोबी लाइट जो आज मॉडल है वो नहीं था। सेम कंपनी को मैंने कंटिन्यू करा, ऐसा कुछ नहीं किया कि नहीं मैं दोबारा से कुछ नया काम शुरू कर रहा हूँ। तो मैं लॉन्ड्री स्पेस में बहुत चीज़ें ट्राई कर रहा था। पहले मैंने ऑफलाइन स्पेस में कुछ ट्राई किया, फिर मैं मतलब रिटेल में ही था, फिर मैं B2B में ट्राई किया मैंने 2 साल। जब वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आई, मज़ा नहीं आया, मैं कहूँगा समझ तो आ रही थी पर मज़ा नहीं आया। तब फिर इसके बाद 2017 में हम इस मॉडल में पूरा चेंज किया था ऑनलाइन में, और तब हमने इसको स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने बताया कि हमने ऑपरेशन मतलब थ्रू टेक्नोलॉजी चीज़ें सॉल्व करनी शुरू करी। एप्लीकेशन लॉन्च करी थी 2017 के एंड में शायद लॉन्च करा था हमने। तो इस तरीके से चीज़ें हुई थी, और एक्चुअली 2 साल लग गए चीज़ें, जैसे हम जो डेवलप कर रहे थे चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि उनको रिज़ल्ट देने में। और जो रिज़ल्ट मिला वो अच्छा मिला, पॉजिटिव था, और हमें दिख रहा था 2020 के आसपास में कि अब दिस इज़ द टाइम, बिकॉज हमने उस टाइम पे कुछ एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया था। गुड़गांव वगैरह हम सब कुछ लॉन्च कर चुके थे, प्लस हम कुछ फ्रेंचाइजीज भी लॉन्च कर चुके थे। तो दिख रहा था कि अब हम एक्सपैंड कर जाएंगे। एंड बाय दैट टाइम के उससे पहले ही हम पॉजिटिव ऑलरेडी थे। वी वर नॉट बर्निंग, ये सब चीज़ें थी, एंड वी हैड सम मनी विथ अस, और कोविड आया। तो अब मैं कहूँगा, देखिए कोविड एक बहुत अच्छी, वैसे नहीं कहूँगा कि चीज़ें रहीं लोगों के लिए, बुरी यादें भी हैं, लेकिन उसने हमें ऐसा हमारे लिए स्वीट पॉइंट था
कि क्योंकि मैं उसी टाइम पे एक्सपैंड करना चाह रहा था, तो पाइपलाइन में बहुत कुछ आ गया था कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, और पूरी मार्केट थम गई। तो हमारे लिए क्या हुआ, मार्केट वहीं रुक गई, हमें टाइम मिल गया चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे उस समय में, हद से ज़्यादा बिजी थे हम पूरे कोविड में। टीम मतलब जो भी मैनेजमेंट लेवल पे थे, हम सब लोग इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और इसके बाद जैसे ही कोविड गया, इसकी डिमांड देखी कि मैं एसेंशियल सर्विस में तो इसको नहीं काउंट किया गया था, बट नेक्स्ट टू एसेंशियल सर्विस ये चीज़ें लोग इसको सफाई का महत्व बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब लोग हाइजीन को हाइजीन मान रहे थे, वरना पहले साफ मतलब आँख से दिखना साफ है। पहले डिटॉल से धो के घर में धो लेंगे करके साफ होना चाहिए, उसके बाद प्रेस कैसी भी कंडीशन में हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब लोग ये कंसर्न था लोगों का कि आपका प्रेस किस जगह पे हो रहा है, तो दैट हेल्प्ड अस। तो इसलिए फिर चीज़ें बेहतर हो गई। हमारा देश एक आर्थिक लक्ष्य लेकर चल रहा है। देश का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका है इस लक्ष्य को हासिल करने में। नहीं, इसमें ऑलरेडी हम उस तरफ हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, इसमें कमी क्या है? हाँ, मुझे तो कोई कमी नहीं लगती है। हाँ, बस ये है कि कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है, कितना सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली आज जो इकोसिस्टम है, और जब मैंने शुरू किया था, आज हम लोग, तब मुझे इस वर्ड का ही एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप का आइडिया, इतने बज़वर्ड नहीं होते थे, ठीक है। तब ये था अपना काम कुछ करना है, बड़ा करना है, ये सब चीज़ें तो हम बात करते थे, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं रहती थी कि स्टार्टअप। सो पहले कभी ये नहीं आता था कि हाँ स्टार्टअप आप इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल राइट। उसके लिए आज ये सब बातें हो रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी देखिए, अभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे इम्प्लीमेंट होना बहुत कुछ बाकी है। अच्छी बात है, देखिए जब तक सोच नहीं होगी चीज़ें होंगी नहीं। लेकिन हाँ, अब पहले से बेहतर हो चुकी हैं चीज़ें, सपोर्ट मिल रहा है। आज जो शुरू करेगा वो 10 साल बाद ये कहेगा कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला था, ठीक है। डेफिनेटली हमें भी मिल रहा है अपने लेवल पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे धोबी लाइट के संस्थापक श्री निशांत त्रिपाठी जी। आपको ये प्रोग्राम फाउंडर स्टोरी कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अपने आइडियाज़ पर काम करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास आज एक आइडिया है तो कल वो आकार ज़रूर लेगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे अपने साथियों से शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।